नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी के अंतर्गत हम जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो निकाय हैं, आयोग हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। लोकपाल और लोकायुक्त हमारा जो विषय था वो कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में अध्ययन करेंगे भाई। तो संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। बात करें प्रावधान की, प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, चाहे वो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्यों का जो विशेष होता है लोक सेवा आयोग अलग से नहीं है भाई, उनका भी प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप संघ लोक सेवा आयोग को किस प्रकार का आयोग मान सकते हैं, किस प्रकार की संस्था मान सकते हैं। संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, इनका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि तो 1919 का अधिनियम, भारत में कौन सा अधिनियम था भाई, 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 का। तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो भारत में सबसे पहली बार सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का एक प्रावधान तैयार किया गया, 1919 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के अंतर्गत ही ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया भाई, तो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। वही बात है, 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार भारत में यह तय किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कानून बनाया गया था कि केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और उसके बाद में ली आयोग की सिफारिश पर इसका जो गठन हुआ था वो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। और इसके प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष
किसको बनाया गया था भाई? तो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सर रोस बारकर। सर रोस बारकर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। साथ में आप यहाँ पर भी देख लें भाई वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष या आप करंट में ध्यान में रखा करो, बदलते रहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष तो वर्तमान में है भाई डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का। वर्तमान में अब आपको पता है भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया भाई। अब इनमें मोटे तौर पर भाई बात कर लें संरचना की। संरचना तो संरचना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 में प्रावधान है। 315 में अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य होंगे, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। मूल संविधान में ये शब्द आप और जोड़ सकते हैं। मूल संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, निर्धारित नहीं है कि कितनी सदस्य संख्या होगी। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होने चाहिए। मूल संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये छोड़ दिया गया है किसकी इच्छा पर भाई? राष्ट्रपति की इच्छा पर। वर्तमान में 1+9 सदस्य हैं, किसमें भाई? यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में। इस प्रकार की संरचना है। तो अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में भाई क्या है? अनुच्छेद 315 में अनुच्छेद 315 में किसका प्रावधान है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में है। और इसमें फिर अनुच्छेद 315 भी है, ए नया जोड़ा गया है अनुच्छेद 315 ए। इसके अंतर्गत 2 या उससे अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। दो या उससे अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ये क्या किया गया? प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 315 ए में। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है।
315A नया जोड़ा गया और उसमें 2 या उससे अधिक राज्यों को मिलाकर भी दोनों का, या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनका संयुक्त रूप से क्या हो सकता है, एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। ये प्रावधान किया गया है भाई। हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की। संरचना होगी, संरचना के बाद में लोक सेवा आयोग में योग्यता देख लें भाई। संघ लोक सेवा आयोग में क्या योग्यता होगी, तो योग्यता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, योग्यता का उल्लेख नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखना है आपको, संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक। आधे सदस्य समाज सेवी, शिक्षाविद, कानूनविद हो सकते हैं। आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनको भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत 10 वर्ष कार्य का क्या हो भाई, अनुभव होना चाहिए। उन व्यक्तियों को यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। यह हो गई योग्यता। योग्यता के बाद में होती है भाई नियुक्ति। अनुच्छेद 316 के अंतर्गत नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 में। नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद में कार्यकाल, नियुक्ति और कार्यकाल ये भी अनुच्छेद 316 में ही है भाई। अनुच्छेद 316 में ही कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, उसके पश्चात उनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे भाई, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, ये ध्यान रखेंगे। यूपीएससी के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। शायद समझ गए होंगे। कोई भी यूपीएससी का सदस्य है वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है या उसी संघ लोक सेवा आयोग में क्या बन सकता है भाई, अध्यक्ष या चेयरमैन बन सकता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं ले सकते। तो ये कार्यकाल के संदर्भ में बातें ध्यान में रखनी है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगी। यूपीएससी के सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। और यूपीएससी के अध्यक्ष अगर एक बार रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके पश्चात किसी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ये हो गया भाई इनका कार्यकाल के बाद में, कार्यकाल समाप्ति के बाद में इनका त्यागपत्र, वेतन वगैरह इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलेगा भाई। त्यागपत्र ये किसको देंगे, तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति जी को ही सौंपते हैं अपना। त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। और इनको अगर बीच में पद से हटाना तो अनुच्छेद 317 में इनकी बर्खास्तगी निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया है। पद से हटाना क्यों हटाया जाएगा भाई, साबित कदाचार या अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में। ऐसे तो किसी को हटा नहीं सकते। कैसे हटाया जाएगा, साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका प्रतिवेदन मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट अपना प्रतिवेदन देगा उसको राष्ट्रपति मानेगा जरूर। तो सीधी सी बात है, किस प्रकार से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार या असमर्थता की अक्षमता की स्थिति में हटाया जाएगा भाई। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएंगे, उसके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच अगर सही पाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट अपना प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन मानना क्या होता है, बाध्यकारी होता है। उसके बाद में आगे चलते हैं भाई। इस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। और बचता है एक प्रतिवेदन। क्या बचेगा, प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है भाई, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को। यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से संसद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 323 में है, यूपीएससी का प्रतिवेदन। इसके बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है भाई, अनुच्छेद 323 में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति से संसद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करते हैं भी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक बातें हैं यूपीएससी के संदर्भ में, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए भाई। तो एक बार आप इन चीज़ों को पुनः रिपीट कर लें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हमारा विषय है आज का। इसके बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है कि संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग होंगे, अलग से नहीं है भाई। इसी के अंतर्गत 315 से 323 के अंतर्गत राज्यों के लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान इसी में किया गया है। ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, क्योंकि संवैधानिक उपबंधों के आधार पर इसका प्रावधान किया गया है। तो ऐसे आयोग जिनका संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, संविधान के अंतर्गत वर्णन किया गया है, वो संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे सर रोस बारकर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, यूपीएससी के चेयरमैन है वर्तमान में। ये भी आप ध्यान में रखें करंट में। इसकी संरचना के बारे में बात करें, अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। सदस्य संख्या मूल संविधान में निर्धारित नहीं थी कि कितने सदस्य होंगे। सदस्य संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को दिया गया है। वर्तमान में 1+9 है सदस्य संख्या। अनुच्छेद 315 में यही बात है भाई, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 315A में कहा गया है कि 2 या उससे अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। उसके बाद में बात करें योग्यता की, संघ लोक सेवा आयोग में योग्यता किस प्रकार की होगी? तो संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है भाई। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन वो 10 साल काम कर चुके हों। और आधे सदस्य समाज सेवी मान लीजिए, शिक्षाविद मान लीजिए, कानूनविद मान लीजिए। नियुक्ति अनुच्छेद 316 में राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कार्यकाल अनुच्छेद 316 के अंतर्गत ही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका तात्पर्य आप लोग जाने भाई, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 वर्ष की आयु में यूपीएससी का अध्यक्ष बनता है, सदस्य बनता है, तो 56 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। ठीक है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है, तो मात्र 65 वर्ष की आयु तक क्या रहेगा भाई? अपने पद पर रहेगा। पुनर्नियुक्ति का वो पात्र नहीं होगा, यानी अपने पद पर वो पुनः नहीं आ सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर उसी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एक बार अगर रिटायरमेंट हो गया तो उसके पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं ले सकता है। त्यागपत्र ये अपना राष्ट्रपति जी को देंगे और अगर इनको कार्यकाल बीच में हटाना हो तो साबित कदाचार या अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर क्या कर सकते हैं भाई? पद से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिवेदन मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? बाध्यकारी होता है। यह भी ध्यान में रखना है अनुच्छेद 317 में। और जांच के दौरान राष्ट्रपति इनको भाई निलंबित भी कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जांच के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। ये बात भी यहां पर आप ध्यान रख लेंगे। प्रतिवेदन की बात है, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे भाई? राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष विचार हेतु इसको क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारी प्रारंभिक बातें थी। अब हम यूपीएससी के कार्य या कर्तव्य देखेंगे।
यूपीएससी के कर्तव्य या कार्य की बात है। अनुच्छेद 320 में है, अनुच्छेद 320 में है। यूपीएससी के क्या कार्य हैं? आप लोग ज़्यादातर लोग भाई इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं। यूपीएससी यानी केंद्रीय लेवल की एजेंसी है, तो संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए, संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना किसका काम है भाई? यूपीएससी का काम है। संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाने का काम किसका है? यूपीएससी का है। संघ की जो भी सेवाएं होती हैं उनमें जो भी पद होते हैं, पदों में नियुक्ति, उसके लिए एग्जाम्स वगैरह करवाना, उसके लिए विज्ञप्ति जारी करना, ये सारा काम किसका होता है भाई? यूपीएससी का ही होता है। इसके अलावा संघ की सेवाओं के लिए कुशल, योग्य या दक्ष कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन करना। भर्तियां करवाती है भाई यूपीएससी, भर्तियों के माध्यम से चयन करना, ये प्रमुख कार्य है। संघ की सेवाओं के लिए कुशल, योग्य, दक्ष कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन करने का काम यूपीएससी करती है, और इसके लिए भारत में मेरिट पद्धति का पहरेदार भी कहा जाता है यूपीएससी को। मेरिट पद्धति का पहरेदार किसको कहा जाता है? यूपीएससी को कहा जाता है। यानी आकांक्षा की जाती है कि मेरिट पद्धति को बनाए रखे कौन भाई? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा और क्या होता है? सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती तैयार करने, परिचालन योजनाओं में राज्य को सहायता प्रदान करना, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। और तथा जिसके लिए 2 या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किया गया हो। 2 या उससे अधिक राज्यों के द्वारा क्या किया गया हो? अनुरोध किया गया हो। ये कुछ प्रमुख कार्य हैं, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। संघ की सेवाओं में नियुक्तियों, पदों में नियुक्तियों हेतु परीक्षाएं आयोजित करवाने का काम यूपीएससी करती है। संघ की सेवाओं के लिए कुशल, योग्य, दक्ष कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन करने का काम भी यूपीएससी के द्वारा ही किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा।
यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो संघ लोक सेवा आयोग है इसको मेरिट पद्धति का पहरेदार होने की आकांक्षा की जाती है भाई, क्योंकि ये मेरिट पद्धति को बनाए रखे। सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती तैयार करने, परिचालन योजनाओं में राज्य को सहायता प्रदान करना, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक या उससे अधिक राज्यों के द्वारा क्या किया गया हो, अनुरोध किया गया हो। तो इस प्रकार के करते होते हैं किसके भाई, यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के। और निम्न मामलों में सलाह देने का कार्य, ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसके अंतर्गत यूपीएससी सलाह देने का कार्य करती है? तो भाई यहां आप ध्यान रखेंगे, निम्न मामलों में सलाह, पहली बात सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों के तरीके से संबंधित सभी मामले, सभी मामलों में यूपीएससी क्या करती है भाई, सलाह देने का कार्य करती है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों के तरीके से संबंधित जो मामला होगा उसमें यूपीएससी से सलाह ली जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों को करने, इसके अलावा स्थानांतरण, इन सेवाओं में, इन पदों में स्थानांतरण और पदोन्नति, तथा उम्मीदवार के उपयुक्तता, उम्मीदवार उपयुक्त है या नहीं है, उसके सिद्धांतों का अनुसरण करना, और क्या है भाई, तो इसके अलावा और देखें आप, एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत कार्मिक को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले, जिसमें इससे संबंधित याचिकाओं को शामिल किया गया है। यानी एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत जो कार्मिक हैं उसको प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले या अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसमें इससे संबंधित
जिसमें इससे संबंधित याचिकाओं को शामिल किया गया हो। तो ये भी आती है भाई किसमें, सलाह के अंतर्गत। और बात करें भी तो इसमें भारत सरकार के अधीन कार्यरत सिविल सेवक के घायल होने पर ये तो जाहिर सी बात है भाई, पेंशन के लिए हक, पेंशन के हक के लिए दावा करना, और इसमें हक के लिए राशि से संबंधित कोई पर्सन करना। और एक और देख लीजिए भाई, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों के लिए संबंधित खर्च की जो राशि है के लिए दावा करना। एक सिविल सेवक की हैसियत से अपने संबंधित खर्च की राशि के लिए दावा करना। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें आप यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से एक बार देखेंगे तो आसानी से ध्यान में आ जाएंगी भाई। यूपीएससी के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य है। संघ सरकार की जो सेवाएं हैं, नियुक्तियां हैं, पदों के लिए जो नियुक्तियां होती हैं उसमें परीक्षाएं आयोजित करवाने का काम, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। मेरिट पद्धति का पहरेदार होने की आकांक्षा की जाती है यूपीएससी से। संघ की सेवाओं के लिए कुशल, योग्य, दक्ष कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती तैयार करने, परिचालन योजनाओं में राज्य को सहायता करना, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है तथा जिसके लिए 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध किया गया हो। निम्न मामलों में यूपीएससी से सलाह की जाती है भाई। सलाह देने का कार्य भी है यूपीएससी का। सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों के तरीके से संबंधित सभी मामले उसमें सलाह देने का काम करती है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्तियों को करने तथा स्थानांतरण, पदोन्नति और उम्मीदवारों की उपयुक्तता के सिद्धांतों का अनुसरण करना, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। एक नागरिक की हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत कार्मिक को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले, जिसमें इससे संबंधित याचिकाओं को शामिल किया गया है, वो भी इसके अंतर्गत ही आती हैं। भारत सरकार के अधीन कार्यरत सिविल सेवक के घायल होने पर उसके पेंशन के हक के लिए दावा करना और पेंशन जो राशि है उससे संबंधित पर्सन करना कि कितनी राशि मिले। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन या अपने कर्तव्यों के लिए संबंधित खर्च की राशि के लिए दावा करना, ये भी संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। थोड़े डिफिकल्ट हैं, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आसानी से ध्यान में आ जाएगा, कोई विशेष इंपॉर्टेंट बातें नहीं है अभी। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग की आलोचना भी की जाती है भाई। क्या की जाती है? आलोचना। आलोचना क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, तो आलोचना इसकी किन रूपों में आलोचना की जाती है। आलोचना की प्रमुख बात यह है कि इसकी जो सदस्य हैं, सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है।
ये एक बड़ा कारण है कि सदस्य किस प्रकार से नियुक्त होंगे, किस प्रकार से आएंगे, इसका किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक बड़ा कारण है भाई सदस्यों की योग्यता का यहां पर कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका परिणाम यह है, परिणाम स्वरूप इनकी नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो अगर योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है तो जाहिर सी बात है सरकार अपने हिसाब से वही निर्धारण करेगी किस व्यक्ति को नियुक्त करना है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्या आलोचना के क्या है भाई, अधिकतर समय पद रिक्त होना, अधिकतर समय क्या है, पद रिक्त होना। ज्यादातर समय पद खाली रहते हैं भाई, कार्मिकों की कमी यहाँ पर। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, अधिकतर समय पद खाली रहते हैं। सरकार का कार्यकारण में हस्तक्षेप अधिक है। सरकार का कामकाज में क्या है भाई, हस्तक्षेप ज्यादा होना। इसके अलावा और बातें करें तो प्रतिवेदन को गंभीरता से नहीं लेना, प्रतिवेदन को सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लेना। ये भी एक बड़ा कारण है भाई, सरकार इनकी रिपोर्ट प्रतिवेदन है उसको गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि ये एक सलाहकारी प्रवृत्ति का निकाय है, की संस्था है। तो इन कारणों से यूपीएससी की काफी आलोचनाएं की जाती हैं कि सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है भाई। तो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है, अधिकतर समय पद रिक्त रहते हैं, सरकार का कार्यकारण में हस्तक्षेप ज्यादा है, प्रतिवेदन सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि इसका प्रतिवेदन सरकार इसलिए गंभीरता से नहीं लेती है क्योंकि इसका स्वभाव से क्या है भाई, सलाहकारी प्रवृत्ति है। भूमिका, अब इसकी भूमिका का विश्लेषण कर लेते हैं। यूपीएससी की भूमिका का विश्लेषण, यूपीएससी की भूमिका का विश्लेषण करें तो सबसे पहले हमारे सामने यही बात आती है कि यूपीएससी केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। केंद्रीय भर्ती क्या है भाई, एजेंसी है। यूपीएससी क्या है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने, प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने तथा पदों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को आगे लाने के लिए उत्तरदायी है। आगे लाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है।
तो यूपीएससी केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने और पदों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को आगे लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और क्या बात है भाई, तो इसके अंतर्गत आपको यह भी ध्यान रखना है यूपीएससी की भूमिका स्वभाव से सलाहकारी, स्वभाव से क्या है, सलाहकारी। स्वभाव से सलाहकारी है। इसकी रिपोर्ट को मानना, इसकी रिपोर्ट को मानना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि सरकार, देखिए सरकार संसद के प्रति सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होगी जब वह इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दे। जवाब देना पड़ेगा किस कारणों से इसकी रिपोर्ट को खारिज किया गया है। तो यूपीएससी की भूमिका स्वभाव से सलाहकारी होती है, इसकी रिपोर्ट को मानना बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। सरकार, हालांकि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी जब वह इसकी रिपोर्ट को क्या कर दे, खारिज कर दे। इसके अलावा और क्या है भाई, यूपीएससी का संबंध, यूपीएससी का संबंध परीक्षाओं, यूपीएससी का संबंध परीक्षाओं से है। परीक्षाएं आयोजित करवाना इसका काम है यूपीएससी का। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे भाई, इसका जो संबंध है किसी प्रकार के सेवाओं के वर्गीकरण, सेवाओं के वर्गीकरण, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों, सेवा शर्तों और कैडर प्रबंधन से नहीं है, कैडर प्रबंधन से नहीं है। यह ध्यान रखना है यूपीएससी का संबंध केवल किससे है भाई, परीक्षाएं आयोजित करवाने से है। सेवाओं के वर्गीकरण, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सभी जो मामले होते हैं वो कार्मिक और लोक शिकायत, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत, पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नियोजित करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग क्या करता है भाई, नियोजित करता है, वही देखता है। तो ध्यान रखेंगे यूपीएससी का संबंध केवल परीक्षाओं से है, किसी प्रकार के सेवाओं के वर्गीकरण, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये सभी मामले कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियोजित किया जाता है, या वो है क्या करते हैं, नियोजित करते हैं इसको। ठीक है, कौन सा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। और इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखेंगे भाई, सरकार पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेती है। पदोन्नति और अनुशासनात्मक
अगर किसी प्रकार के कोई मामले हैं तो उन मामलों में यूपीएससी से सलाह लेने का काम करती है केंद्र सरकार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसकी प्रमुख भूमिका है भाई। यूपीएससी की भूमिका का विश्लेषण करते हैं तो यही चीजें हमारी सामने आती है कि केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, ये प्रतिभा प्रणाली को बनाए रखने और पदों के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को आगे लाने का कार्य करती है। इसकी भूमिका स्वभाव से क्या है भाई, सलाहकारी प्रवर्ती का निकाय है। इसकी रिपोर्ट को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है जब वह इसकी रिपोर्ट को क्या कर दे, खारिज कर दे। जवाब देना पड़ता है कि किन कारणों से इसकी रिपोर्ट को खारिज किया गया है सरकार के द्वारा। यूपीएससी का संबंध परीक्षाओं के प्रबंधन से है, परीक्षाएं आयोजित करवाने से है। सेवाओं के वर्गीकरण, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों और कैडर प्रबंधन से इसका कोई लिंक नहीं है। इस प्रकार के जो मामले होते हैं कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियोजित किए जाते हैं। सरकार पदोन्नति और अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं उसमें संघ लोक सेवा आयोग से क्या करती है भाई, सिफारिश, ये सलाह या परामर्श करने का कार्य करती है। परामर्श करती है सरकार कि पदोन्नति में किस प्रकार से, कौन से विभाग में किस प्रकार से पदोन्नति होगी। अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है उसमें भी इससे सलाह करना जरूरी होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका यही निष्कर्ष निकलता है भाई, ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में यूपीएससी की भूमिका, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। भारत जैसे विशाल देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यूपीएससी की भूमिका काफी क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह कुशल, दक्ष और योग्य, क्योंकि इसके द्वारा कुशल, दक्ष और योग्य कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन किया जाता है। भर्तियों के माध्यम से चयन किया जाता है। तो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में यूपीएससी की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है भाई, क्योंकि इसके द्वारा कुशल, दक्ष और योग्य कार्मिकों का भर्तियों के माध्यम से चयन किया जाता है। ये चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो डिटेल में हमने जानने का प्रयत्न किया है भाई। मेरे दृष्टिकोण से आपका ये विषय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपनी अगली क्लास आएगी उसमें हम राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम अपने शिक्षण को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।